मत भूलो कि उसने करण ग्रोवर की जिंदगी बचाई है। जो कुछ भी अतीत में घटा है वो कहीं ना कहीं उसके दिल में है। जब तक कि शालिनी शर्मा का पता नहीं लग जाता, वो शर्तिया उस बात का गुस्सा हम पर निकालना चाहेगा। तुम्हारे परिवार और ग्रोवर परिवार के बीच पहले भी रिश्ते कोई मधुर नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है। लेकिन बात जहाँ तक तुम्हारी है वैदेही, साफ है कि वो तुम ही हो जिसके पीछे वो पड़ा हुआ है। अपनी बात जारी रखते हुए समीरा की आवाज में व्यंग उभर आया। हालांकि अगर संजना अरोड़ा करण ग्रोवर के साथ विश्वासघात करती तो करण के पास उसके लिए ऐसा कुछ भी करने के लिए कारण नहीं रह जाता, बल्कि ऐसा करने से तो चारों ओर उसी का मजाक बनकर रह जाता। वैदेही के होठों पर कुटिल मुस्कान थी, उसकी आंखें कठोर होती चली गई। जाहिर था कि वो समीरा राजवंश की कही गई बातों का मतलब समझ गई थी। हालांकि समीरा संजना अरोड़ा से भी निपटना चाहती थी, लेकिन इस मामले में पड़कर वो अपने हाथ मैले नहीं करना चाहती थी। ऐसे में वो इंतजार कर रही थी वैदेही संजना से निपटे और वो दूर खड़ी होकर तमाशा देखती रहे। लेकिन समीरा की सोच पूरी नहीं होनी थी। वैदेही रोशनी मेहरा जितनी भोली या मूर्ख नहीं थी। वो समीरा राजवंश के हाथों की कठपुतली बनकर उसके इशारों पर नाचने वालों में से नहीं थी। वो हंस पड़ी। ठीक है, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर बात जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाती है तो मैं अपनी मम्मी को लेकर अब्रॉड चली जाऊंगी। इतनी आसानी से बचकर इन सब से बाहर निकलना चाहती हो? सपने देखना बंद करो वैदेही। इस बार कुटिलता से मुस्कुराने की बारी समीरा की थी। वैदेही की बात को काटते हुए बोली, तुमने कभी सोचा है कि करण ग्रोवर तुम्हारी मम्मी को मेरे पिता के साथ क्यों फंसाना चाहेगा? क्योंकि मेरे पिता हमेशा से एक आशिक मिजाज रहे हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक पुरुष आशिक मिजाज होता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यही कि उनके दामन में एक दाग और जुड़ जाएगा। लेकिन तुम्हारी माँ का क्या होगा? तुम्हारी माँ के लिए तो ये स्थिति बिल्कुल अलग है। वो तो शायद जनरल ग्रोवर के प्यार में पड़ चुकी है और उनके लिए तुम्हारे पिताजी तक को धोखा देने से बाज ना आती थी वो। और ऐसा क्यों? क्योंकि वैदेही जानती थी कि समीरा राजवंश एक चालबाज लड़की है, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि वो इस हद दर्जे की कमीनेपन पर उतर जाएगी। उसका कहा गया एक एक शब्द जहर में डूबा हुआ था। साफ था कि वो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हुए उनके सहारे अपने फायदे के लिए दूसरों से अपने गंदे काम करवाने में कितनी माहिर थी। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि चाहे वो समीरा राजवंश को कितने ही अच्छे से क्यों न जानती हो, वो योजना बना रही थी। फिर भी वैदेही के पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिर वो भी तो बदला लेना चाहती थी। अभी अपनी शर्म को गुस्से में मत बदलने दो। क्या तुम जनरल ग्रोवर से बदला नहीं लेना चाहती हो? करण ग्रोवर उसका सबसे चहेता बेटा है। अगर करण ग्रोवर को तकलीफ होगी तो उन्हें भी तकलीफ होती है। समीरा राजवंश ने अपनी मीठी बातों के फेर में वैदेही को फंसा लिया था। वैदेही खींच भरे स्वर में बोली, बस तुम चुप हो जाओ। इससे आगे कुछ भी कहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं समझ गई हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मुझे मदद की जरूरत होगी तुम्हारे मंगेतर राहुल मेहरा की। समीरा राजवंश के माथे पर दृढ़ता की लकीरें और गहरी होती चली गई। वो आखिर वैदेही की मंशा को भांप कैसे नहीं पाई थी। किसी भी हाल में वैदेही समीरा को इस मामले में घसीटना चाहती थी। नो, समीरा ने वैदेही की मांग को सिरे से नकार दिया और बोली, ग्रोवर परिवार और मेरे परिवार के बीच में मनमुटाव नहीं है। करण ग्रोवर जिसके पीछे पड़ा है वो तुम हो वैदेही। वैदेही पर ताना कसते हुए समीरा ने कॉल को कट कर दिया। वैदेही की सांस मानो जहाँ थी वहीं थम गई। वो व्यग्र हो उठी, जिसकी वजह से उसे घुटन महसूस होने लगी। उसे समझ में आ गया था कि समीरा राजवंश की असलियत को समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। क्या पिछली बार शालिनी शर्मा को परेशान करने के लिए वैदेही समीरा के साथ देने के लिए इसलिए राजी नहीं हुई थी क्योंकि उस वक्त वो राहुल मेहरा के प्यार में पड़ चुकी थी। हालांकि ये उस बात से इनकार नहीं कर सकती कि समीरा राजवंश पिछले कुछ समय से राहुल मेहरा के काफी करीब आ गई थी। अब उसे शक हो रहा था कि समीरा राजवंश का असली मकसद जरूर कुछ और ही था। वो कोई खास बात उससे छिपा रही थी। जानकी जायसवाल वैदेही को अपनी मुट्ठियां गुस्से में तेजी से भींचते हुए दिख रही थी, जबकि उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वो शून्य में एकटक निखारे जा रही थी। क्या हुआ वैदेही? वैदेही ने पलटकर जानकी को गुस्से भरी नजरों से देखा। अपनी माँ के प्रति किसी भी प्रकार की दया भावना या संवेदना वो काफी पहले से खोती चली जा रही थी। जानकी जायसवाल को वैदेही की आंखों में उसके लिए रोष साफ दिखाई दे रहा था। वैदेही की नजरों में झांकने भर से न सिर्फ उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी, बल्कि वैदेही के रूप में उसे परेशान भी कर दिया था।
मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा प्रकाश के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे प्रकाश राजवंश में कोई दिलचस्पी है। यहाँ सभी मुझे गलत समझ रहे हैं और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे जनरल ग्रोवर से बात करनी ही होगी। वैदेही लगभग अपनी माँ पर चीख ही पड़ी थी। तो फिर जाइए ना, या तो आप उन्हें अपने साथ आने के लिए नीना ग्रोवर को तलाक देने के लिए राजी करवाइए, या फिर आप वहाँ पर जाकर उसकी आंखों के सामने आत्महत्या कर लीजिए। कैसी विडंबना थी ये। वैदेही आज उसी औरत से बेइंतहा नफरत करने लगी थी जिसने उसे जन्म दिया था, और इस नफरत की वजह उसकी माँ की उसके पिता के प्रति बेवफाई थी, जिसकी वजह से उसके पिता को काफी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। इस तरह से ठुकराए जाने और खुद को उपेक्षित पाकर उसने आखिरकार अपनी जीवन का अंत कर लिया था, जिससे वैदेही को एक ऐसा धक्का लगा था जिससे शायद वो जिंदगी भर कभी उबर नहीं सकती थी। जानकी जायसवाल का दिल टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? वैदेही के दिलो दिमाग पर इस समय सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत छाई हुई थी। अपने जीवन में अगर वो किसी से दिलो जान से नफरत करती थी तो वो उसकी माँ ही थी। सच पूछो तो वो उससे जनरल ग्रोवर से भी कहीं ज्यादा नफरत करती थी। अगर उसकी सगी माँ ना होती और उन दोनों के बीच में खून का रिश्ता नहीं होता तो उसने काफी पहले ही उनकी हत्या कर दी होती। उधर कंपटीशन के बाद संजना को एक लंबा समय लंबी छुट्टियों के रूप में बिताना था। उसके पास अब समय ही समय था। हालांकि उसका स्कूल में वापस लौटना और गर्ल्स हॉस्टल में रुकना त्रिशा मलिक के गले से नहीं उतर रहा था। वो इस बात को लेकर काफी उत्सुक हो गई थी। क्या कुछ हुआ था? एक दिन संजना अरोड़ा खिड़की के पास बैठी हुई अपने आप में खोई बाहर के दृश्य को निहार रही थी। इतने में उसने अचरज से पूछा, त्रिशा, तुम्हें लगता है मेरी और करण ग्रोवर की जोड़ी सही है? हम लोगों की आपस में बनेगी या नहीं? ये बात सुनते ही त्रिशा मलिक के सामने सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। वो समझ गई थी कि उन दोनों के बीच में अनबन चल रही थी और फिलहाल बातचीत बंद है। वो संजना अरोड़ा के सामने जाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है। क्या तुमने ही मुझसे नहीं कहा था कि करण ग्रोवर ही एकमात्र ऐसा लड़का है जिससे तुम प्यार करती हो और तुम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? संजना अरोड़ा ने अनमने ढंग से कहा, हाँ कहा तो था, लेकिन प्यार को खाकर कोई जिंदा थोड़ी ना रह जा सकता है। हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच का झगड़ा आम झगड़े से कहीं बढ़कर था, लेकिन आखिर उन दोनों के बीच ऐसा था क्यों? आखिर उन दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया था कि नौबत उन दोनों के तलाक लेने की आ रही थी? इसके आगे त्रिशा ने इस बारे में संजना से और कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद वो संजना के गले में हाथ डालकर खड़ी हो गई और हंसते हुए बोली, तुमने कहा था ना कि तुम रागिनी खन्ना को जानती हो और तुम उसकी फिल्म के सेट पर जब मन चाहे किसी भी समय जा सकती हो। मुझे ये काफी पसंद है। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? क्यों नहीं, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। वो बहुत ही अच्छी इंसान है। वो तुम्हें लेने के लिए जरूर किसी को भेज देगी। तुम जाकर उससे मिलाना। इस बीच में थोड़ा आराम कर लूंगी। संजना अरोड़ा ने पलंग पर आलस से अंगड़ाई लेटते हुए कहा। त्रिशा मलिक वाकई में रागिनी खन्ना से मिलना नहीं चाहती थी। वो तो सिर्फ बहाना बना रही थी ताकि वो संजना को अपने साथ बाहर घूमने के लिए लेकर जा सके, जिससे वो कुछ समय के लिए सभी तमाम परेशानियों से दूर होकर अपना मन दूसरी चीजों में लगा सके और कुछ बेहतर महसूस कर सके। लेकिन संजना अरोड़ा ने त्रिशा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। संजना उसके साथ कहीं पर भी जाने के लिए राजी नहीं थी। दोपहर को संजना अरोड़ा के पास मेघना खुराना का कॉल आया। वो उसे गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट करना चाहती थी। संजना अरोड़ा को कुछ हद तक गोल्फ खेलना आता था और पिछली बार नीना ग्रोवर के साथ उसने 1 घंटे तक वो खेल खेला था। हालांकि उसे उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वो मेघना खुराना को मना करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती तभी मेघना ने संजना से कहा, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे खड़ी हूँ, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ऐसे में संजना के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ ही देर में संजना तैयार होकर नीचे पहुँच गई। चारों ओर हरे भरे मैदान में जिसका कि कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था, मेघना खुराना अपने सारे अनुभव के साथ गोल्फ के खेल के जलवे दिखा रही थी। उसने गोल्फ स्टिक को पूरी ताकत से घुमाया और एक सफेद गेंद को उछालते हुए दूर क्षितिज में कहीं भेज दिया। मेघना अपना गला खंखारते हुए आहिस्ता से बोली, ओहो, मुझे लगता है मैंने इस शॉट में कुछ ज्यादा ही ताकत झोंक दी थी, है ना? संजना अरोड़ा भी खिलखिलाकर हंसने लगी।
हाँ हाँ, मुझे लगा कि तुम गेंद को बाउंड्री पार भेजना चाहती थी, लेकिन मैडम आप भूल रही हैं, ये क्रिकेट नहीं है। हाँ हाँ पता है, अब तुम्हारी बारी है, देखते हैं तुम क्या कमाल करके दिखाती हो। मेघना खुराना ने गोल्फ क्लब संभालने वाली की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसने संजना को एक क्लब लाकर थमा दिया। लेकिन मुझे खेलना नहीं आता है। संजना अरोड़ा ने गोल्फ क्लब को थामकर बॉल की ओर निशाना साधा। उसका पहला शॉट मिस हो गया था। दूसरी बार में उसने क्लब और बॉल का आपस में संपर्क हुआ। हालांकि बॉल लुढ़कते हुए कुछ मीटर पर जाकर थम गई। मेघना खुराना ने संजना अरोड़ा को छेदते हुए उससे कहा, लगता है आज खाना नसीब नहीं हुआ है तुम्हें। क्यों? हमें खेल शुरू करने से पहले कहीं अच्छी जगह पर जाकर भरपूर खाना खा लेना चाहिए। क्या कहती हो तुम? विचार बुरा नहीं है। संजना ने हामी भरते हुए हाँ में सिर हिलाया। संजना वाकई में बहुत अच्छे से गोल्फ खेलना नहीं जानती थी, न ही उसे वो खेल कुछ खास पसंद था। लेकिन सच तो ये था कि वो किसी भी तरह का खेल खेलने और एंजॉय करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। संजना की ओर पहुंचकर मेघना खुराना ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे फिर से छेड़ते हुए बोली, अगर मेरी जगह यहाँ पर करण ग्रोवर होता तब भी क्या तुम इसी तरह गेंद को हिट करती? क्योंकि खाना तो तुमने अच्छे से खाया ही हुआ है। या फिर तुम तब भी जानबूझकर सिर्फ इसीलिए हार जाती क्योंकि सामने करण ग्रोवर होता? तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। संजना ने मेघना के हाथों को परे झटक दिया और बोली, लेकिन वैसे तो मैं यहाँ कभी कभी आती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें इस खेल को कैसे खेला जाता है ये दिखाऊंगी। उसने दोबारा क्लब को थामा और फिर उसी बॉल की ओर निशाना साधने लगी जिसे उसने पहले ही आधे रास्ते में पहुंचा दिया था। अब उसे बॉल की जगह करण ग्रोवर दिखाई दे रहा था और इस बार उसने पूरी ताकत के साथ क्लब को घुमाया था। अगले ही पल बॉल हवा में ऊंची उछली और सीधे हॉल के पास जाकर गिरी, फिर थोड़ी सी लुढ़कते हुए होल में चली गई। क्या बात है, शानदार बॉल, मेघना तारीफ में ताली बजाते हुए बोली। फिर ये संजना के करीब पहुंची। कमाल है, अचानक से तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? लग रहा है कि करण ग्रोवर नाम की दवाई तुम पर कुछ ज्यादा ही और जल्दी असर करती है। अब तुम खेलने वाली हो या नहीं? अगर नहीं खेल रही हो तो मैं घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहूंगी, संजना ने घूरते हुए मेघना से कहा। वो करण के बारे में किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेघना खुराना तो जैसे सिर्फ करण ग्रोवर के बारे में ही बात करना चाहती थी। उसने फिर संजना को छेड़ते हुए मुंह बनाकर कहा, अय्यो, तुम तो फिर अपने घर क्यों नहीं लौट जाती हो? घर किस लिए जाऊं? मेघना खुराना ने उसके माथे पर एक चपत मारी। तुम आज कैसी बच्चों जैसी बातें करी हो? वो करण ग्रोवर है पगली, करण ग्रोवर। अब जबकि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके हो तो तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। तुम यहाँ पर उससे दूर हो और तुम्हारे पीछे अगर वो किसी पराई लड़की को अपने घर पर लेकर आ गया तो? अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो मैं उसे फौरन तलाक दे दूंगी, संजना अरोड़ा तमतमाते हुए बोली। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो इस समय किसी और के साथ अपने घर पर है या नहीं? अब मेघना खुराना मुंह छुपाकर हंसने लगी थी, संजना के एक्सप्रेशंस को देखते हुए, जो कि हर पल के साथ और भी खतरनाक होते चले जा रहे थे। मेघना को आखिर बात संभालने के लिए कहना ही पड़ा, अरे मैं मजाक कर रही हूँ यार, ऐसा कैसे हो सकता है भला? करण ग्रोवर तो वन गर्ल मैन के रूप में जाना जाता है, बेदाग छवि वाला इंसान है वो ऐसे कैसे किसी लड़की को अपने करीब आने देगा? और फिर युग जायसवाल ने मुझे बताया था कि आजकल करण ग्रोवर जहाँ पर भी जाता है अपने साथ कोल्ड वाइब्स लेकर जाता है, जैसे कि कोई एयर कंडीशनर के साथ घूम रहा हो। लेकिन समस्या ये है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों का नहीं। और इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं जो उसकी ठंडी सांसों के साथ निकलने वाले शब्दों की कंपकपा देने वाली ठंडक को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। अचानक ही संजना अरोड़ा एक जगह जाकर रुक गई। उसके बगल वाले मैदान में उसे कुछ जाने पहचाने लोग नजर आने लगे थे। उनमें से एक हैंडसम नौजवान था जिसने पूरे सफेद कपड़े पहने हुए थे। कहीं वो करण ग्रोवर तो नहीं था? उसके साथ ही दो और लोग आपस में बातें कर रहे थे। मेघना ने संजना अरोड़ा से नजरें चुराते हुए कहा, ओहो, क्या संयोग है, सोचो करण ग्रोवर और युग जायसवाल भी गोल्फ खेलने आए हुए हैं। मेघना ने ठंडी आहें भरते हुए कहा, अब तो मैं कोई स्टेज एक्टर तो हूँ नहीं और ना ही मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, लेकिन फिर भी मेरा परफॉर्मेंस इतना भी बुरा नहीं था। संजना ने मेघना से आंखें तरेड़ते हुए पूछा, सच बताना, तुमसे ये सब ड्रामा करने के लिए युग जायसवाल ने कहा था ना? उसी के कहने पर तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो ना? तुम दोनों की शादी तो वैसे भी एक फेक शादी है, फिर तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब कब से आ गए हो कि बिना किसी परेशानी के एक दूसरे का कहा मानने लगे? कहीं तुम लोगों का नाटक
तुम्हारी असली जिंदगी का एक अटूट हिस्सा तो नहीं बन गया है? बिल्कुल भी नहीं, मेघना खुराना ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। मैं मानती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए कहने वाला युग ही था, लेकिन मैं खुद भी तुम्हें यहाँ पर लेकर आना चाहती थी। उसने संजना अरोड़ा का हाथ थामा। मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम उन दोनों की नजरों में नहीं आना चाहती हो तो हम किसी और जगह पर चल सकते हैं। संजना अरोड़ा बिना जवाब दिए वहीं पर शांत खड़ी रही। तभी मेघना उसका हाथ खींचते हुए चुपचाप ही आगे बढ़ती चली गई। मैं उससे ऐसे ही संयोग से नहीं मिलना चाहती हूँ। संजना अरोड़ा बुदबुदाई। अगर करण भी संजना को मिस कर रहा था तो वो उससे अब तक मिलने के लिए जरूर आया होता। ऐसे इस तरह किसी के द्वारा मिलवाने या फिर संयोग से मिलना संजना से मिलने का कोई मतलब नहीं था। उसने पिछले 1 महीने में संजना से कुछ नहीं पूछा था, उसकी खोज खबर लेने की कोशिश भी नहीं की थी। ना ही इस बीच उनकी ओर से संजना को कोई कॉल आया था। फिर उससे मिलना तो दूर की बात थी। वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो गई थी कि उस दिन संजना से हुई उसकी बहस करण के लिए संजना से ब्रेकअप करने का एक बहाना भर था। शायद अब उसे संजना की कोई परवाह नहीं रह गई थी। संजना अरोड़ा के चेहरे पर परेशानी को देखते हुए मेघना खुराना ने उसे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो संजना, मुझे इस तरह से अपने आप बातों का अनुमान लगाते हुए खुद से चीजें प्लान नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे नाराज मत होना प्लीज। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और ना ही मुझे तुमसे कोई शिकायत है, संजना अरोड़ा ने हंसते हुए कहा। मैं जानती हूँ तुम्हारी मंशा तो अच्छी ही थी और इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी भी हूँ, लेकिन मेरे और करण के बीच में जो समस्या है वो गलतफहमी को लेकर नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद कभी ठीक नहीं हो सकती। उन दोनों के बीच मुख्य समस्या ये थी कि संजना ने उसे बचाया था। उसकी वजह से उसके परिवार को काफी नुकसान हुआ था। बेशक संजना इन सब के लिए करण को दोषी नहीं मानती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल इस बात को लेकर दुखी तो था ही। और अगर संजना को दुख महसूस हो रहा था तो करण की भी हालत काफी हद तक वैसी थी। चाहे वे दोनों संजना की बहन को साथ मिलकर ही क्यों न ढूंढे, उन दोनों के बीच चल रहा मानसिक अंतर्द्वंद यूं अपने आप ही खत्म नहीं होने वाला था। इसीलिए करण चाहता था कि काश संजना ने उसे बचाया ना होता। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो उसका परिवार भी मुसीबत में नहीं पड़ा होता। अगर तुम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। वैसे मुझे पता है कि तुम गुलाब जामुन काफी अच्छे बनाती हो। मेघना मुस्कुराई और संजना को गले लगाते हुए बोली, अगर तुम इस गोल्फ क्लब के किचन में जाकर अपनी कला का छोटा सा प्रदर्शन कर दो तो। वैसे भी पिछली बार तुमने कहा था ना, तुम अपने हाथ की बनी मिठाई खिलाने वाली हो मुझे। और फिर अब काफी ठंड भी हो गई है, अब मुझे भी गोल्फ खेलने में आलस आ रहा है। इससे बेहतर मैं टी हाउस में बैठकर गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाना पसंद करूंगी। संजना अरोड़ा ने मेघना की बात मानने में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। उस क्लब में गोल्फ कोर्स के अलावा और भी मनोरंजन के साधन मौजूद थे। वहाँ एक आलीशान होटल था, एक क्लब हाउस था, एक रेसिंग ट्रैक था और इसके अलावा और भी बहुत कुछ था। टी हाउस में दाखिल होते ही मेघना को वहाँ अपने कुछ दोस्त दिखाई दिए। वे सभी मेघना और संजना के साथ ही बैठ गए। इधर मेघना उनसे गपशप करती रही और दूसरी ओर संजना अरोड़ा गर्मा गर्म गुलाब जामुन बना रही थी। हालांकि किचन काफी छोटा था, इसलिए संजना को अपनी डिश तैयार करने में थोड़ा सा समय लग रहा था, लेकिन चूंकि संजना हर चीज में माहिर थी, इसके लिए उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं था। उसके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे वो कोई प्रोफेशनल कुक हो। टी हाउस के कुक भी उसकी कार्यशैली और कार्य क्षमता को देखकर हैरान थे। उनके मन में यही ख्याल आ रहा था कि अगर उस टी हाउस के मैनेजर ने संजना को इस तरह से काम करते हुए देख लिया तो आज ही उनको काम से छुट्टी मिलने वाली थी। लेकिन ये उनके लिए राहत की बात थी कि अगर संजना को मैनेजर वहाँ जॉब ऑफर करता भी तो संजना उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ ही देर में संजना के बनाए हुए गुलाब जामुन सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। मेघना खुराना और उसके दोस्तों के साथ बैठकर संजना गपशप के साथ ही गुलाब जामुन का भी लुत्फ उठा रही थी। तभी उसे 3 लोग टी हाउस में आते हुए नजर आए। उन सभी के चेहरे खिलखिला रहे थे। उन तीनों ने एथलेटिक वेयर पहने हुए थे और सर पर बेसबॉल हैट्स लगाई हुई थी। वो लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। संजना अरोड़ा उन्हें देखकर हैरान रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से एक गोल्फ कोर्स के टी हाउस में वैदेही, समीरा राजवंश और अनामिका खन्ना से टकरा जाएगी। धनी और संपन्न समाज से संबंध रखने वाले इतने सारे लोगों के मनोरंजन के लिए इस प्रकार की जगह काफी छोटी थी। अनामिका खन्ना की नजरें जैसे ही संजना अरोड़ा पर पड़ी वो हैरान रह गई।
वो तुरंत ही उसकी ओर बढ़ी। क्या इत्तेफाक है, तुम यहाँ पर कैसे? संजना अरोड़ा की सरसरी निगाहें समीरा राजवंश और वैदय से होते हुए अनामिका तक पहुंची। उसने मुस्कुराते हुए से जवाब दिया, हाँ, अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर समय बिताने के लिए आई हूँ। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या उसे अनामिका के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखनी चाहिए या नहीं। आखिर उसके साथ दोस्ती रखने का खामियाजा उसे वैदई और समीरा जैसी घटिया लड़कियों की सूरत देखने के रूप में उठाना पड़ता है, जो कि अनामिका के साथ हमेशा ही चिपकी रहती है। और उससे भी बुरी बात ये थी कि उनके सामने ऐसा भी नहीं दिखा सकती थी जैसा कि वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हो। संजना अरोड़ा, हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। समीरा राजवंश ने मुस्कुराकर संजना की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, उसकी हितैषी बनते हुए कहा, और फिर वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उसके बगल वाली खाली जगह पर जाकर बैठ गई। हेलो संजना, कैसी हो? वैदय ने भी समीरा का अनुसरण किया और उसके बगल में बैठ गई। बिना अनुमति या आमंत्रण के उन लड़कियों के वहां आकर बैठने पर मेघना खुराना के दोस्तों को कुछ अटपटा सा महसूस होने लगा। हालांकि उन्होंने सोचा कि वो मेघना या संजना के करीबी दोस्तों में से है, इसलिए उन्होंने इस बात को सहजता से ले लिया। अनामिका खन्ना, जो कि अभी भी अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, शायद उसे समीरा और वैदई की वो हरकत कुछ पसंद नहीं आई थी, लेकिन अंत में सभी के आग्रह करने पर वो उनके साथ बैठ गई। मेघना अरोड़ा ने संजना की ओर देखा। वो महसूस कर पा रही थी कि संजना उन तीनों के आने के बाद से ही कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही है, और उसका डिस्कंफर्ट उसके चेहरे के बदलते भावों में साफ पता चल रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अनामिका के साथ उसकी दोस्ती काफी गहरी है। शायद यही कारण था कि वो उन दोनों को बर्दाश्त करते हुए अपनी असहजता और गुस्सा को अपने चेहरे पर पूरी तरह से नहीं आने दे रही थी। लेकिन वही बात समीरा और वैदई को लेकर कहीं नहीं जा सकती थी। रोशनी मेहरा के इर्द गिर्द घूमता ये मामला जैसे जंगल की आग की तरह सभी जगह फैला हुआ था। हालांकि मेघना खुराना को इस बारे में हर छोटी बात नहीं पता थी, लेकिन फिर भी उसे मामले के बारे में काफी कुछ पता था। ये स्पष्ट था कि चाहे वो कितनी अच्छी और भले इंसान ही क्यों ना हो, तब भी संजना अरोड़ा का समीरा राजवंश और वैदई से दोस्ती करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समीरा राजवंश ने अपना हाथ संजना की ओर बढ़ाया, जिसे समीरा ने परे हटा दिया। संजना की इस हरकत से समीरा कुछ उदास होती नजर आई। संजना, क्या हम ठीक से बात नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। हम एक अच्छी दोस्त बन सकते हैं, बिल्कुल मेरी बुआ की तरह। इसी के साथ वो अनामिका खन्ना की ओर चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए पलटी। इधर अनामिका खन्ना को इस बात का अफसोस हो रहा था कि वो समीरा राजवंश के साथ वहाँ क्यों नहीं आई थी, और सबसे बड़ी बात ये कि उसने खुद आगे होकर संजना अरोड़ा का हालचाल क्यों पूछा, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि संजना अरोड़ा और उसकी भतीजी समीरा के बीच में मनमुटाव चल रहा है। दोस्ती? संजना अरोड़ा की आवाज में कठोरता थी, साथ ही इसमें व्यंग भी झलक रहा था। कैसा रहेगा अगर मैं पहले तुम्हें कसकर 2 तमाचे जड़ दूं और फिर हम दोस्ती के बारे में बात करें? संजना की बात सुनकर सभी हैरान हो गए थे। खासकर ये उन लोगों के लिए काफी हैरानी की बात थी जिन्हें संजना और समीरा के बीच की दरार और उनके अतीत के बारे में नहीं पता था। वे अविश्वास और अचंभे के साथ दोनों को देख रहे थे। फिर उन्होंने मेघना खुराना की ओर अपनी नजरें दौड़ाई। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि समीरा राजवंश और संजना अरोड़ा के बीच बात उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन अगर ऐसा था तो इसके बावजूद भी संजना का व्यवहार अनामिका के साथ इतना दोस्ताना कैसे था? समीरा राजवंश बात को हंसी में टालते हुए अपनी खींच छिपाते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? संजना वैसे भी। संजना अरोड़ा ने झल्लाते हुए उसकी बात को बीच में काट दिया। साथ ही उसकी आवाज में असमंजसता भी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये सब करके दिखाना क्या चाहती हो? क्या रोशनी मेहरा के साथ मिलकर मेरी बहन को सताकर तुम्हारा पेट नहीं भरा है, जो अब तुम मुझे परेशान करने के लिए अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हो? ऐसा ही है ना? वहां बैठा हर एक शख्स एक दूसरे का मुंह ताकने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाया था। वैसे भी वहां बैठा कोई भी मूर्ख तो था नहीं। उन दोनों के बारे में फैली अफवाहें तुरंत ही उनके दिमाग में उभरने लगी और उन्हें मामले को अच्छे से समझने में देर नहीं लगी। और ऐसा होते ही वे समीरा राजवंश को उपेक्षा भरी नजरों से देखने लगे। तुरंत ही समीरा राजवंश के चेहरे पर ग्लानि और गुस्से के भाव उमड़ने लगे थे। उसने अनामिका की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा कि शायद वो उसके बचाव में कुछ कह सके। अनामिका ने अपनी भतीजी की ओर देखा, जो कि आमतौर पर इस तरह की सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेती थी,
लेकिन उसके मन में यही बात आ रही थी कि संजना अरोड़ा और समीरा के बीच के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करते हुए बेवजह ही समस्याएं खड़ी करने का कोई फायदा नहीं था। और अब जबकि उन्हें लग रहा था कि उसकी भतीजी वाकई शर्मिंदा है, इसलिए उसे कहना भी पड़ा। पिछली बार तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हो और माफी मांगना चाहती हो। ठीक है, तो फिर आज हम सभी के लिए चाय तुम बनाओगी। ठीक है, समीरा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। उसने तुरंत ही चाय बनाने का सामान उठाया और चाय बनाने के लिए पानी उबालने लगी। समीरा के द्वारा बात को मुस्कुराकर स्वीकार करने की वजह से पिछले कुछ ही समय में अचानक से ही बड़ी टेंशन उतनी ही तेजी के साथ शांत होती चली गई। जब आप चाय का जायका लेते हैं तो आपको जो स्वाद मिलता है वो केवल चाय की क्वालिटी को ही नहीं बताता, बल्कि उस चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया की खूबी को भी दर्शाता है। इसी के साथ साथ ये आसपास का माहौल और चाय पीते समय आपकी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। इसीलिए सभी लोग कृपया शांत रहें। नहीं तो बेशक मैंने चाय कितनी ही बढ़िया क्यों ना बनाई हो, उसका जायका और क्वालिटी कितनी भी सही क्यों ना हो, स्वाद में वो तभी आपको कड़वी लग सकती है। कहते हुए उसने तुरंत ही टी सेट अपने पास लिया और चाय के लिए पानी गर्म करने लगी। वैदेही ने मुस्कुराते हुए समीरा की बात को आगे बढ़ाया। हो ही नहीं सकता, मैंने तुम्हारी चाय बनाने के हुनर को अपनी आंखों से देखा है। चाहे कोई कितने भी खराब मूड में क्यों ना हो, तुम्हारी चाय पीने के बाद वो बेहतर महसूस करने लगते हैं। वैदेही की बात का सभी ने मुस्कुराते हुए अनुसरण किया, क्योंकि वो सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, इसीलिए कोई भी नहीं चाहता था कि पूरा माहौल इतना तनावपूर्ण बना रहे। आखिर वो सभी एक ही फ्रेंड सर्कल में थे और जाहिर था कि कभी न कभी उनका आपस में इसी तरह से टकराना होता ही रहेगा। मैंने भी समीरा राजवंश के हाथों की बनी चाय की काफी तारीफ सुन रखी है। आखिर उस बात की सच्चाई जानने का वक्त आज आ ही गया। वैसे तो मैंने भी चाय अच्छी बनानी सीख ली है, लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी चाय में वो स्वाद आता ही नहीं। अगर ये हर किसी की बस की बात होती तो फिर क्यों कोई खास इसके लिए मशहूर हो पाता। समीरा राजवंश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उफ, मुझे लग रहा है जैसे शर्म के मारे मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। समीरा राजवंश हर स्थिति में खुद को ढाल लेने में माहिर थी। उसने उस तनाव भरे माहौल को कुछ ही समय में ऐसे छू दिया था कि जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। मेघना खुराना मन ही मन समीरा पर हंस रही थी। कपटी कहीं की, ढोंगी, नौटंकी। संजना को एक और शांत और खिन बैठी मेघना ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, गुलाब जामुन भी तैयार होने वाले होंगे, अब उन्हें भी चख ही लेना चाहिए, क्या कहती हो। संजना अरोड़ा ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। काफी समय हो चुका था। वो तुरंत ही अपनी जगह पर खड़ी हो गई। समीरा राजवंश जब तक टी पॉट को उठाकर उसे पानी से भर चुकी थी। समीरा ने उस टी पॉट से सभी के कप में चाय डाली। सभी ने अपने अपने कप्स को उठाया। चाय हल्के हरे रंग की थी। देखने में वो काफी मनमोहक थी। जैसे उसने चाय के कप को अपने होठों से लगाया, दालचीनी और इलायची की भीनी भीनी सुगंध ने उन लोगों के मन को तरोताजा कर दिया था। सिर्फ एक घूंट पीते ही सभी चाय की भर भर के तारीफ करने लगे थे।